हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम डिस्कस करेंगे वीकली बैंकिंग करेंट अफेयर्स। तो 9 से लेकर 15 ऑफ नवंबर तक जो भी इम्पोर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ थी, जो भी आरबीआई के सर्कुलर थे, आरबीआई के संबंधित न्यूज़ थी, या फिर किसी बैंक ने कोई एमओयू साइन किया है, मर्जर हुआ है, एक्विजिशन हुआ है, तो वो सारी बातें आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो ये जो सेशन है ये आपके सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लें आज का सेशन। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे जीबीए के बारे में। तो आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, आपको पता होगा कि जीबीए क्या होता है। जीबीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिड। ठीक है, कोई भी स्टेट है, उस स्टेट में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती हैं, इकोनॉमी सेक्टर में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती हैं, उसमें से आपका जो भी कंजप्शन है आप उसे माइनस कर दो। ठीक है, मतलब आउटपुट में से कंजप्शन को माइनस कर दो तो आपका क्या निकलता है, जीबीए निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। नीति आयोग की रिपोर्ट है इनसाइट्स फ्रॉम जीबीए एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स। इसमें सभी राज्यों मतलब 22 राज्यों को शामिल किया है और उनका जो भी जीबीए है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया है कि सर्विस सेक्टर में कैसा कंट्रीब्यूशन है और क्या कंट्रीब्यूशन यहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ यहाँ पर टॉप कर रहा है 88.8% जीबीए के साथ। चंडीगढ़ के बाद दिल्ली है 84.1% के साथ, और फिर आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम स्टेट कैटेगरी में बात करें तो राज्यों की कैटेगरी में कर्नाटका फर्स्ट राज्य है जिसका 62.3% आपको जीबीए में कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। 2023-24 में इन 22 राज्यों का इंडिया के टोटल जीबीए में कंट्रीब्यूशन 54.5% है। कर्नाटका स्टेट्स में हाईएस्ट है, फॉलोड बाय द केरला एंड तेलंगाना स्टेट। क्लियर है। अगर बात करते हैं तो बिहार राज्य का भी आपको शेयर 58% देखने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द एम सर्कल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में। हम चाहते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट हो, हम चाहते हैं कि महिलाएं भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, इंक्लूजन में पार्टिसिपेट करें। उनको अगर स्टार्टअप ओपन करना है या उनको सेविंग हैबिट्स डेवलप करनी है तो उसके लिए एम सर्कल लॉन्च किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट के लिए। तो एम सर्कल किसने लॉन्च किया है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने एक्सक्लूसिव वीमेन फोकस्ड बैंकिंग प्रोग्राम जिसका नाम है एम सर्कल, इसे लॉन्च किया है फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। एम स्टैंड्स फॉर मनी, मोटिवेशन एंड मॉडर्निटी। क्लियर है। इसमें आपका सेविंग हैबिट डेवलप करना, इन्वेस्टमेंट एंड लोन ऑप्शंस हैं। फिर आपके हेल्थ चेकअप्स एंड कंसल्टेशन को इंक्लूड किया गया है, कम्युनिटी बिल्डिंग पे फोकस किया गया है। तो ये आपका एम सर्कल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज न्यू 2025 गाइडलाइंस अलाउ लोन अगेंस्ट सिल्वर अलोंगसाइड गोल्ड फ्रॉम अप्रैल 2026। अगर आपके पास गोल्ड है और आप अपना गोल्ड लेके बैंक के पास जाते हो और कहते हो बदले में हमें लोन चाहिए, तो एज अ गोल्ड हम कोलेट्रल यूज कर सकते हैं। गोल्ड को हम एज अ कोलेट्रल इस्तेमाल कर सकते हैं और गोल्ड के बिहाफ में आपको क्या मिलता है, लोन मिल जाता है। तो कोई भी कोऑपरेटिव बैंक है, कमर्शियल बैंक है या एनबीएफसी है, वो गोल्ड के बिहाफ में आपको लोन देते हैं। अब आरबीआई ने कहा है कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर को भी एज अ कोलेट्रल इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 अप्रैल 2025 से 2026 से ये इफेक्ट में आ जाएगा। So Reserve Bank of India has introduced new rules under the Reserve Bank of India Lending Against Gold and Silver Collateral Direction 2025, which is effective from the 1st of April. Allow loan against silver in addition to the gold. इसमें कहा है कि अगर आपके पास अप टू 10 kg ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरीज है सिल्वर की, या सिल्वर कॉइन है अप टू 500 ग्राम्स, तो आप उन्हें एज अ कोलेट्रल यूज कर सकते हो लोन लेने के लिए। अब आपको जो लोन वैल्यू मिलेगी, जो आपको लोन मिलेगा, तो लोन टू वैल्यू रेशियो 85 टू 75% होगा, डिपेंड करता है आप कितना लोन ले रहे हैं। लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होता है कि सिल्वर की वो वैल्यू कितनी है और उस वैल्यू के बिहाफ में आपको कितना लोन मिल रहा है। ठीक है, इसमें मेंशन किया गया है लोन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अगेंस्ट सिल्वर बुलियन। तो सिल्वर के जो ब्रिक्स हैं या बार्स हैं उनके अगेंस्ट में आपको लोन नहीं मिलेगा, केवल ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स के बिहाफ में ही आपको लोन मिलेगा।
अगर हम गोल्ड लिमिट के बारे में बात करते हैं तो गोल्ड लिमिट रिमेन्स 1 kg फॉर गोल्ड ऑर्नामेंट एंड 50 ग्राम्स फॉर गोल्ड कॉइन्स पर बोरोवर। और यहाँ पे अगर हम लोन टू वैल्यू रेशियो देखेंगे तो अप टू 2.5 लाख रुपीज गेट 85%। 85% आपको यहाँ पे लोन टू वैल्यू रेशियो मिल जाएगा अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं। 2.5 लाख से ज्यादा का अगर आपका लोन है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में तो 80% तक आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा। और 5 लाख के ऊपर अगर आप लोन लेते हैं तो 75% तक आपको सिल्वर की वैल्यू का लोन मिल जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की है। अब यहाँ पे क्या बोला है, फॉर एग्जांपल मैं अगर सिल्वर के बिहाफ में लोन लेती हूँ और लोन का रीपेमेंट कर देती हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं अपने ऑर्नामेंट्स को वापस लूंगी तो 7 वर्किंग डेज के अंदर 7 वर्किंग डेज के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा जो भी है वो अमाउंट वापस मिल जाएगा। ठीक है, फुल रीपेमेंट पर। ठीक है, नहीं तो डिले पर 5,000 रुपीज पर डे कंपनसेशन फॉर डिले भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन अगर आप अक्टूबर मंथ के कंप्लीट बैंकिंग करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास बैंकिंग करंट अफेयर्स की अक्टूबर मंथ की मैगजीन है फॉर विथ 1 ईयर वैलिडिटी, केवल 25 रुपीज में है और अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार आप एप्लीकेशन विजिट करना। एप्लीकेशन में आप पेड नोट्स वाले सेगमेंट में जाना जहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं COP30 अनवील बाकू टू बेलम रोड मैप to mobilize $1.3 trillion annually for climate action by the 2035। We know that कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP30 की जो मीटिंग हो रही है वो ब्राजील में हो रही है। ठीक है, कहाँ पर हो रही है, ब्राजील में ये मीटिंग हो रही है। अब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे जो स्मॉल आइलैंड्स नेशन है या डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें पड़ता है। हमें क्या करना है, उनको मतलब रीसेटलमेंट करना है, तो इसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो मनी को मोबिलाइज करने के लिए $1.3 ट्रिलियन एनुअली हमें रिक्वायरमेंट होगा फॉर क्लाइमेट एक्शन बाय द 2035। तो बाकू टू बेलम रोड मैप यहाँ पे तैयार किया गया है जिसके जरिए हम इस फंड को रेस करेंगे। इस फंड का इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी में भी किया जाएगा, डिजास्टर रीबिल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, वो सभी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है SBI crosses $100 billion market cap and the $100 trillion business। तो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में कोई पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने $100 बिलियन के मार्केट कैप को क्रॉस किया है और टोटल इनका बिजनेस 100 ट्रिलियन रुपीज आपको देखने को मिल जाएगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उद्देश्य है कि वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल बैंक्स में शामिल होना बाय द 2030। ऐसा नहीं है कि SBI पहला बैंक है जिसने $100 बिलियन के मार्केट कैप को क्रॉस किया है। इसके पहले HDFC बैंक भी रह चुका है जिसने $100 बिलियन के मार्केट कैप को क्रॉस किया है। ठीक, ये SBI की हिस्ट्री है, आप इसको आसानी से रीड कर सकते हो कि 1921 से हम इसे इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1955 में इसको नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रखा है। बाकी सारी बातें आई होप आपको SBI के बारे में पता होंगी और आप इसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड यस ऑफ कोर्स इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्लास ओवर होने के बाद क्लास की PDF आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट है सिटी यूनियन बैंक पार्टनर विद EPFO टू लॉन्च EPF पेमेंट फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट। तो यहाँ पर देखिएगा, जो कॉर्पोरेट कंपनीज में लोग काम करते हैं ऑब्वियसली बात है उनका भी EPF में कंट्रीब्यूशन होता है। आप इस फंड को एक्सेस करना चाहते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, आप डिजिटली इसे एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए सिटी यूनियन बैंक ने EPFO के साथ पार्टनरशिप की है। सो सिटी यूनियन बैंक, अ प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु राज्य में है, हैज लॉन्च अ न्यू EPF पेमेंट रेमिटेंस फीचर इन कोलैबोरेशन विद EPFO। ये फीचर जो है वो कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए है टू रिमिट प्रोविडेंट फंड अमाउंट डायरेक्टली थ्रू द कॉर्पोरेट बैंक, सॉरी कॉर्पोरेट जो भी कंपनीज है उसके जरिए। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक आपको डॉक्टर एन कामाकोड़ी देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2025 के बारे में। वर्ल्ड की टॉप 10 बिलियनियर सिटीज की रैंकिंग यहाँ पे पब्लिश की गई है और बिलियनियर्स के मामले में टॉप पे आपको न्यूयॉर्क देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, जहां पर आपको 119 बिलियनियर्स देखने को मिलेंगे। सेकंड नंबर पे लंदन है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको मुंबई शहर देखने को मिलेगा विथ 92 बिलियनियर्स। ठीक है, मुंबई ने बीजिंग को सप्रेस कर दिया है। पहली बार इस लिस्ट में टॉप 10 में नई दिल्ली शामिल हुआ है। नई दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स 57 है और इसकी रैंकिंग 9th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको 9th पोजीशन और थर्ड पोजीशन याद रखनी है। नेक्स्ट है जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। अब वो कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं क्लाइमेट चेंजेस के कारण, जहाँ पे लगातार फ्रिक्वेंटली साइक्लोन्स देखे जा रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, फ्लड आ रही है, तो उसके आधार पे जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पब्लिश किया गया है और इसे रिलीज किया गया है COP30 की मीटिंग में ब्राज़ील में। यहाँ पे बताया गया कि पूरे विश्व में लगभग 8 लाख लोग मारे गए हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये 1995 से लेकर 2024 के बीच के डेटा को बताता है। ठीक है, लगभग 5.7 बिलियन लोग इफेक्टेड हुए हैं और पूरे विश्व में लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान देखने को मिला है। ठीक है, अगर बात करते हैं टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा क्लाइमेट का इम्पैक्ट देखा गया है, तो वो है डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरस। तो म्यांमार तो सभी को पता है, भारत के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। अभी डोमिनिका और होंडुरस कहाँ पर है इसको देख लेते हैं। तो आपको होंडुरस जो है वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री देखने को मिलेगी जो कि कैरेबियन सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। और यहाँ पर कैरेबियन सी में आपको एक छोटा सा आइलैंड नेशन देखने को मिलेगा विच इज डोमिनिका। तो ये दोनों सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया 9th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा और मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वेदर इन 2024, तो इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पे है आफ्टर बांग्लादेश एंड फिलीपींस। ठीक है, 1995 से 2024 के बीच में लगभग 170 बिलियन डॉलर का नुकसान भारत को हुआ है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो जर्मन वॉच के द्वारा पब्लिश किया जाता है सिंस 2006। ठीक, नेक्स्ट, NPCI International and Benefit partner to enable real-time remittance between India and Bahrain। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन जो लोग हैं वो बहरीन में रहते हैं और बहरीन के लोग भारत में भी मिल सकते हैं आपको। तो इनके बीच में जो मनी का आदान प्रदान है उसके लिए यूपीआई के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल आर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, इन्होंने वेनफिट के साथ एग्रीमेंट किया है जो कि बहरीन की लेंडिंग फिनटेक और इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंपनी है, रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए बिटवीन इंडिया एंड बहरीन। ठीक है, और यहाँ पे बहरीन का ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे भारत का प्लेटफॉर्म है यूपीआई है ना, वैसे बहरीन का जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है फवरी, है ना, फवरी प्लस। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। नाउ बात करते हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ एनपीसीआई इंटरनेशनल कौन है, रितेश शुक्ला आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इन स्पेस एंड सिडबी पार्टनर टू लॉन्च 1,000 करोड़ रुपीज वेंचर कैपिटल फंड फॉर इंडियाज प्राइवेट स्पेस सेक्टर। अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाले समय में हमारे देश में स्पेस टेक में जो स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्ट मिले, मतलब हमारे देश में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो सैटेलाइट्स बनाए, वो लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाए। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी कंपनीज को, ऐसे स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए सिडबी और इनस्पेस ने मिलकर 100 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को तैयार किया है। सो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको हम इनस्पेस कहते हैं, सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने एक वेंचर कैपिटल लिमिटेड या फंड तैयार किया है और ये 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड है। ठीक है, सेबी ने इसको अप्रूवल 31 अक्टूबर को दिया था। ठीक है, और ये जो फंड है वो स्पेस टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा। इनिशियली आने वाले 5 सालों में ये 40 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा। अब स्टार्टअप की फंडिंग का मॉडल क्या होगा, तो स्टार्टअप की जो फंडिंग्स होगी उसके बारे में बात करते हैं। जब कोई कंपनी इनिशियली तैयार हो रही है, ग्रोइंग स्टेज में है, तो हम 10 से लेकर 30 करोड़ रुपए तक के फंड को ऑफर करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और जब ये ग्रो हो जाती है, मिड स्टेज में आ जाती है, तो 30 से लेकर 60 करोड़ रुपए तक के फंड को ऑफर करेंगे और फाइनल स्टेज में हम 30 से लेकर 60 करोड़ रुपए तक के फंड को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पहले साल 2025 से 2026 के बीच में 150 करोड़ रुपए फंड दिया जाएगा।
ठीक है, फिर आने वाले 3 सालों में आपका 250 करोड़ रुपए का फंड आएगा और फिर 2029 से 2030 के बीच में 100 करोड़ रुपए का फंड यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बार्ट्रॉनिक्स इंडिया अपॉइंटेड एज अ कॉर्पोरेट बिजनेस करस्पॉन्डेंट वेंडर बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर 5 years। अब यहाँ पे बार्ट्रॉनिक्स इंडिया क्या है, ये आपकी जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जिनको हम ई गवर्नेंस कहते हैं, तो ई गवर्नेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम बार्ट्रॉनिक्स इंडिया करता है। और बार्ट्रॉनिक्स इंडिया ने रिसेंटली अपना कॉर्पोरेट बिजनेस करस्पॉन्डेंट वेंडर बनाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, वो भी 5 सालों के लिए, क्योंकि इनका टारगेट है आने वाले समय में 3,000 से ज़्यादा टच पॉइंट्स मतलब बैंकिंग पॉइंट्स को तैयार करना, और इनका स्पेशल फोकस महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। 1935 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट है एक्सिस मैक लाइफ पार्टनर विद आईएफसी टू एडवांस इंक्लूसिव लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। आईएफसी क्या है, तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 बॉडीज काम करती हैं, उनमें से एक है आईएफसी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और एक्सिस मैक्स लाइफ ने पार्टनरशिप की है, और इस तरीके की पहली पार्टनरशिप है इंडिया के लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक है, तो एक्सिस मैक लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड एक्सिस बैंक लिमिटेड, पार्टनर विद द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, द lending arm of the World Bank, to promote inclusive life insurance services in India। और ये पहली बार है जब आईएफसी 285 करोड़ रुपए भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, और पहली बार फाइनेंशियल सेक्टर में मतलब पहली बार इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। आईएफसी फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट आपको ये देखने को मिल जाएगा, बिकॉज इंडिया का विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय द 2047। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाइक्स आईपीओ फाइनेंसिंग टू 25 लाख रुपीस एंड लोन अगेंस्ट शेयर टू द 1 करोड़ रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक प्रपोजल दिया है, और जो आईपीओ में फाइनेंसिंग और आईपीओ में जो शेयर्स होते हैं उनके बिहाफ में लोन की जो लिमिट है वो इंक्रीज की है। तो पहले अगर देखा जाए तो आईपीओ फाइनेंसिंग की जो लिमिट थी वो कितनी थी, 10 लाख थी, इसको बढ़ाकर 25 लाख करने की बात की गई है। और लोन अगेंस्ट शेयर, जो शेयर्स के अगेंस्ट में लोन मिलते हैं, वो लिमिट पहले 20 लाख थी, इसको बढ़ाकर 1 करोड़ करने की बात आरबीआई ने की है। अभी इसे प्रपोज किया है, अभी इसे फाइनलाइज नहीं किया है। नेक्स्ट है उडई के बारे में बात करते हैं। उडई का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने बिहेवियरल इंसाइट्स लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे माइनर जो कैंडिडेट है, माइनर जो बच्चे हैं, माइनर्स जो हैं, उनमें क्या कर सके, आधार अपडेशन कर सकें। मतलब 5 से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। देखिएगा होता क्या है, बच्चा छोटा है, पर जब 5 साल का बच्चा है तो उस केस में क्या हो रहा है, उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे, उसका प्रॉपरली रेटिना स्कैन नहीं हो रहा, मतलब कई सारे चैलेंजेस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है तो कुछ और चेंजेस बॉडी में आते हैं, तो उस समय हमें ज़रूरत होती है कि फिंगरप्रिंटिंग अपडेट किया जाए, रेटिना स्कैनिंग प्रॉपर किया जाए, पूरा बायोमेट्रिक किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर उडई ने माइनर्स के बायोमेट्रिक को अपडेट करने के लिए इस सुविधा की शुरुआत की है। तो उडई हैज पार्टनर विद Behavioral Insight Limited, a global research consultancy, to enhance the adoption of the mandatory biometric update for children between 5 and 15 years। ठीक है, जिससे आधार जो क्रेडेंशियल्स है वो अपडेट हो सके, रिलायबल हो सके, ऑथेंटिकेट हो सके। ठीक है, इनिशियली लोगों का इंटरेस्ट जागृत करने के लिए 1 साल तक के लिए ये फ्री रखा गया है। ठीक, to promote compliance, Uday has also announced a 1 year fee waiver for biometric updation for the children aged 5 and 15। ठीक, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस सहकार डिजी पे एंड द सहकार डिजी लोन टू मॉडर्नाइज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे देश में सहकारी संस्थाएं काम करें, और इन संस्थाओं को लोन की ज़रूरत होती है, और ये लोन प्रोवाइड भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे 2 इनिशिएटिव अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, एक है शहकर डिजी पे और एक है शहकर डिजी लोन। ये दोनों इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेंगे, जिससे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। अब सहकर डिजी पे क्या है, एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स के लिए है कि आप ऑनलाइन इसका इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। और सहकर डिजी लोन क्या है, एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि
इंडिविजुअल्स को और इसमें स्मॉल बिजनेस होल्डर्स को क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। तो लोन देने के लिए ये है, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ये है, लेकिन ये केवल और केवल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स के लिए है, जिससे डिजिटल एडॉप्शन इंक्रीज हो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में। इनका टारगेट है कि 15,000 बैंक्स में आने वाले 2 सालों में हमें इन सुविधाओं की शुरुआत करनी है। ठीक है, डन इतनी चीजें। ओके, साथ ही साथ इससे एक और फायदा ये करना है कि हमें अपने देश का एनपीए जो है वो भी 2.8 से 0.6% तक करना है आने वाले 2 सालों में। ये हमारे कुछ टारगेट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लेंसकार्ट के बारे में। लेंसकार्ट टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट एआई पावर बी बाय लेंसकार्ट स्मार्ट ग्लासेस बाय दिसंबर 2025। अब यहाँ पे लेंसकार्ट जो है वो एक एआई पावर स्मार्ट ग्लास लेकर आ रहा है जिसका नाम है बी, लेंसकार्ट स्मार्ट ग्लास। दिसंबर 2025 तक आएगा। ये हमें देखो, अभी चश्मा है तो ऑब्वियस सी बात है चश्मे का काम क्या होता है सभी को पता है। इसके अलावा इसमें यूपीआई पेमेंट इंटीग्रेशन किया गया है, मतलब आप इससे यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, एआई के साथ इसका इंटरेक्शन किया गया है और जिससे हम लाइफ स्टाइल में, ब्रांड में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है, अब इसमें एआई टेक्नोलॉजी को और चिप को इंटीग्रेट करने के लिए इन्होंने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन AR1 जनरेशन 1 के साथ एग्रीमेंट भी साइन किया है। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारे पूरे हफ्ते के वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बाकी सारी बातें आने वाले समय में हम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ।